आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप लोग फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। आपके लिए फंडामेंटल का यह पढ़ाई वाला लास्ट वीडियो है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आप सभी के लिए आज हम डिफरेंस लेकर आए हैं। मीन्स आपके एग्जाम में बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आता है जो कभी कभी अंतर स्पष्ट करे वाला पूछ देता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अंतर स्पष्ट करे दो टर्मों के बीच में पूछता है, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। अब इस वीडियो को देखने के फ़ायदा ये होगा कि आपको दो टर्म के बीच का अंतर होगा तो दोनों टर्म्स भी समझ में आएगा कि कौन क्या होता है। तो लगभग अगर हम 5 डिफरेंस भी अगर देखते हैं तो 5 दूना 10 वर्ड के बारे में आप समझ जाएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिफरेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप इसके बारे में समझ पाएंगे, जो आप सब्जेक्टिव में नहीं समझ पाए अगर, तो वह आप यहाँ पे समझ पाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। तो ये डिफरेंस वाला वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, एक है एक्टिव एक्सरसाइज, एक है पैसिव एक्सरसाइज। देखिए, एक्टिव एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज होता है जो उसमें व्यक्ति स्वयं से कर पाता है, मरीज स्वयं से करता है। बस उसको जो है स्वास्थ्यकर्मी बता देते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, ऐसे करना है, तो वह रोगी जो है कर लेता है खुद से। तो वह एक्टिव टाइप का होता है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पैसिव एक्सरसाइज वह एक्सरसाइज होता है जिसमें व्यक्ति को समस्या रहता है। ठीक है, वह व्यक्ति खुद से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, उसको करवाया जाता है किसी स्वास्थ्यकर्मी से या कार्यकर्ता से। स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मतलब कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प करता है, तब जाके वह एक्सरसाइज कर पाता है, तो वह पैसिव एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को चलिए समझते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज, यह व्यायाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो देखिए, यह व्यायाम व्यक्ति स्वयं करने में सक्षम होता है। मैंने क्या बताया, यह खुद व्यक्ति कर सकता है, स्वयं कर सकता है। यह व्यायाम उन व्यक्तियों को कराया जाता है जो स्वयं व्यायाम नहीं कर सकते। तो एक्टिव वाला व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन पैसिव एक्सरसाइज जो है इसमें व्यक्ति खुद एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, उससे जो है किसी और की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो खुद कर लेगा तो कैसे आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है, व्यक्ति आवश्यकता होता है। समझ गए, यह व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अब ये जो एक्टिव वाला होता है, यह जो है व्यक्ति को हेल्थ को सुधार करता है, प्रमोशन करता है। समझ गए, जैसे अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन के रोग है, तो उसको डॉक्टर कहते हैं टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आप जो है ठीक रहिएगा। समझ गए, तो वह व्यक्ति खुद से कर सकता है। लेकिन यह व्यायाम व्यक्ति में जटिलताओं को रोकने में सहायता करते हैं। जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर है, तो वह जो है एकदम पड़ा पड़ा बेड पर रहेगा तो क्या होगा, और प्रॉब्लम होगा। तो उससे किसी 2 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों को सहारे जो है चलाया जा सकता है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। समझ गए, जो कॉम्प्लिकेशन को रोकता है, लेकिन यह हेल्थ को और बढ़िया करता है। समझ गए, इसमें व्यक्ति को किसी को दिशा निर्देश में या स्वयं व्यायाम कर सकता है। एक्टिव एक्सरसाइज जो होता है इसमें व्यक्ति स्वयं या कोई दिशा निर्देश देता है, वैसे करता है। ये व्यायाम एक ट्रेनेड व्यक्ति द्वारा या मशीनों के उपयोग कर को कराए जाते हैं। पैसिव एक्सरसाइज जो होता है इसमें व्यक्ति तो खुद करेगा नहीं, तो उसको कोई ट्रेनेड या फिर मशीन के द्वारा कराया जाता है। ओके, आगे देखिए। उदाहरण के लिए मामूली या दीर्घकालीन रोग समान व्यक्ति द्वारा व्यायाम करना, जैसे गहरी सांस लेना एवं पूर्ण क्षमता व्यायाम, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। समझ गए, तो इसमें व्यक्ति जो है दीर्घकालीन रोग जैसे आपके डीएम हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब क्रोनिक डिजीज होता है, तो उसमें व्यक्ति अपने आप को सुधार करने के लिए स्वास्थ्य में इस प्रकार के व्यायाम करता रहता है। जबकि पैसिव एक्सरसाइज होता है अनकॉन्शियस पेशेंट। समझ गए, बिस्तर पर पड़े मरीज, सर्जरी के बाद का रोगी। समझ गए, जैसे रोगी की स्थिति बदलना, चेस्ट फिजियोथेरेपी देना, ये सब जो है पैसिव में आता है। तो एक्टिव और पैसिव समझ गए आप लोग, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है यहाँ पे आपके सामने में है, एक है हीमोप्टाइसिस, एक है हीमेटमेसिस। हीमोप्टाइसिस देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पी है नहीं पी है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें पी है। समझ गए, यहाँ भी हेमो है, यहाँ भी हेम है। ठीक है, यहाँ भी सिस है, यहाँ भी सिस है। अंतर यह है कि बीच में यहाँ पे पी है, जबकि यहाँ पे बीच में पी नहीं है, टी है। समझ गए, तो यहाँ पे हेमेटमेसिस है, यहाँ पे हेमोप्टाइसिस है। ठीक है, तो बस आपको पहचानना है पी से। पी वाला का मतलब होता है कि जो बलगम, जिसको हम लोग आम भाषा में जो है कफ कहते हैं, खखार कहते हैं, थूक कहते हैं, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पुटम कहते हैं, उसमें अगर आपका जो है ब्लड आता है तो वह हेमोप्टीसिस होता है। क्या होता है, हीमोप्टीसिस होता है। समझ गए, लेकिन अगर उल्टी हुआ, समझ गए, उल्टी में अगर रक्त है या फिर बहुत ज़्यादा जो है ब्लड का ही उल्टी हो जाए, तो उसे हेमेटमेसिस करेंगे। उल्टी वाला शब्द में हेमेटमेसिस होगा, और
आना मतलब थूक में आना, बलगम में आना, कफ में आना ब्लड का वह हेमेटमेसिस होता है। समझ गए? चलिए, इसमें कफ के साथ खून आता है, वही चीज़ें हैं। इसमें खून की उल्टियाँ होती है, वही बातें हैं। यह पल्मोनरी टीबी और फेफड़ों में चोट के कारण होता है। बलगम में, थूक में, खून में खून आना, ये सब टीबी और फेफड़ों में चोट के कारण होता है। जबकि उल्टी होना खून का, यह गैस्ट्रिक अल्सर या कैंसर के कारण हो सकता है। समझ गए? इसमें रक्त जो है, जो रक्त आता है कफ में, बलगम में, वह चमकीला होता है, ब्राइट होता है। जबकि इसमें रंग जो है काफ़ी भूरा होता है उल्टी वाला में। समझ गए? तो ये सब अंतर में अच्छा है, समझिए। ये चमकीला, ये भूरा कलर का। इसमें जो ब्लड की जो प्रतिक्रिया होती है क्षारीय होती है, इसमें प्रतिक्रिया अम्लीय होती है। समझ गए? इसमें रक्त अंदर जो है भोजन के कण नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें चूंकि ब्लड आता है तो कफ में, थूक में रहता है, स्पुटम में, तो इसमें भोजन के कण नहीं होते हैं ब्लड में। समझ गए? लेकिन इसमें उल्टी होता है और गैस्ट्रिक उल्टी होता है। समझ गए? तो इसमें उल्टी में भोजन हो सकते हैं तो ब्लड में भी भोजन हो सकते हैं। समझ गए? इसमें कोई विशेष गंध नहीं होता है। हेमेप्टिसिस जो होता है, इसमें जब ब्लड आता है तो कोई विशेष गंध नहीं होता, लेकिन इसमें जो है भोजन की उपस्थिति के कारण इसमें विशेष गंध होता है। समझ गए? तो ये आपका जो है हेमोटोपेसिस और यहाँ पे हेमेटमेसिस, दोनों में अंतर बता दिए हमने। क्लियर भी कर दिया कि किसे हेमोप्टिसिस कहेंगे, किसे हेमेटमेसिस कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रश्न अच्छा है। एक है एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस। माय डियर, एसेप्सिस का मतलब होता है कि किसी रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इस सब को शरीर में प्रवेश करने से रोकना ही जो है, समझ गए? तो ये सबसे रोकना ही जो है आपके क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। अब सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि सर्जरी में, समझ गए, सर्जरी के दौरान शरीर में कहीं भी सर्जरी करना हो, चीरा लगाना हो, तो उसमें भी संक्रमण फैल सकता है। तो सर्जरी प्रक्रिया में जो है ऐसा तकनीक अपनाया जाता है जो सर्जरी के दौरान जो है कीटाणुओं को जो है प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है? मेडिकल एसेप्सिस है जिसमें आप मास्क लगाते हैं, हाथ हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है? जो है मास्क, फेस मास्क, दस्ताना पहनते हैं, हाथ धोते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, संक्रमण सूक्ष्म जीवों से प्रवेश करने के लिए इन्हें बचाते हैं। तो यह मेडिकल एसेप्सिस होता है। सर्जिकल एसेप्सिस है जैसे आपका सीजर हो गया, स्टिच करने वाला, ठीक है, सुचर्स हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सबको ऐसे प्रक्रिया के द्वारा जो है उसे बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक, बांझ जिसको कहते हैं, बांझ करके रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी संक्रमण ना हो और उसका इस्तेमाल बॉडी में करने पर जो है संक्रमण अंदर ना जाए बॉडी में। तो यही जो है सर्जिकल एसेप्सिस होता है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अंतर, चिकित्सा अपतुतिता में साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणु को प्रसार को रोका जाए। जैसे आपको दस्ताना पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, हाथ धोते हैं, तो ये सब जो है साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणुओं को प्रसार को रोका जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रसार फैलाव को रोका जाए। ठीक है? चिकित्सा अपतुतिता में। शैल अपतुतिता में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वातावरण जीवाणु रहित हो। और सर्जिकल एसेप्सिस में होता यह है, यहाँ पे जो है सामान का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में यह निश्चित किया जाता है कि जिस वातावरण में सर्जरी होना है वहाँ पे बिल्कुल जो है आपको वातावरण जीवाणु रहित हो, यानी उस वातावरण में बिल्कुल साफ सुथरा हो। जैसे कोई कर्मी हो, डॉक्टर हो, ठीक है, नर्स हो, ये सब बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि सर्जरी वाले कक्ष में अगर संक्रमण का थोड़ा भी स्रोत रहेगा तो व्यक्ति के आसपास जो भी सामान होगा, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला सामान होगा, वो सब संक्रमित हो जाएगा और उससे किसी को अगर सर्जरी किया जाएगा तो क्या होगा, संक्रमण अंदर चला जाएगा। तो इसमें ध्यान रखा जाता है वातावरण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जीवाणु के प्रसार को लिमिट करता है, सीमित करता है, कम करता है, जबकि यह जीवाणु को प्रसार को रोकता है या समाप्त कर देता है। मतलब सर्जिकल एसेप्सिस जो है तगड़ा होता है मेडिकल से, मेडिकल वाला लिमिट करता है या कम कर सकता है, कंट्रोल करेगा, लेकिन यह जो है समाप्त कर देता है, रोकता भी है और समाप्त भी कर देता है सूक्ष्म जीवों को, फैलाव को। ठीक है? इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को प्रयोग के बाद साफ किया जाता है। अब इसमें जो मेडिकल एसेप्सिस में जो भी सामान, जैसे ग्लव्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका गाउन हो गया, तो इन सबको जो है साफ करके फिर से उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को पहले से ही साफ किया जाता है, मतलब पहले से ही साफ करके रखा जाता है। समझ गए? इसमें साफ वस्तुएं प्रयोग की जाती है, इसमें विसंक्रमित वस्तुएं प्रयोग की जाते हैं, मतलब इसमें जो है वस्तुओं को साफ करके प्रयोग किया
किया जाता है, जबकि इसमें जो प्रयोग होता है वह स्टरलाइज होता है। और हम लोग जानते हैं स्टराइल का मतलब होता है कीटाणुनाशन, जहाँ पे पूर्ण तरीका से कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है, समझ गए। इसमें नर्स जो है साफ पोशाक जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क आदि पहनती है और यही मेडिकल एसेप्सिस का जो है बचाव का तरीका है। इसमें नर्स भी संक्रमित स्टरलाइड पोशाक पहनती है जो बिल्कुल स्टराइल होता है, बिल्कुल कीटाणु से मुक्त होता है, समझ गए। तो ये है, इसमें साफ मतलब साफ करके पहनती है जो इसमें होने की संभावना हो सकता है, जबकि ये स्टरलाइड रहता है तो इसमें बिल्कुल संक्रमण होने का कोई संभावना ही नहीं रहता है, बिल्कुल यह जो है स्टरलाइज होता है। यह जीवाणु को एक स्थान पर सीमित कर फैलने से रोकता है, ठीक है। यह जो है कंट्रोल करता है, लेकिन यह जीवाणुओं को समाप्त कर फैलने से रोकता है, मतलब यह समाप्त कर देता है, जबकि यह जो है कंट्रोल करता है। तो दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में समझ गए। आगे चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा भी प्रश्न है। कहता है एक है हाइपरथर्मिया, एक है हाइपोथर्मिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाइपर लगा रहेगा मतलब अति, और हाइपो मतलब होता है कम यानी अल्प, समझ गए। तो थर्मिया मतलब तापमान, थर्मिया मतलब तापमान, समझ गए। तो इधर है अति ताप, इधर है अल्प ताप, मतलब कम ताप ज़्यादा ताप, ठीक है। जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो तो इसे अति ताप कहते हैं। देखिए, बॉडी का टेम्परेचर जब 105 फ़ारेनहाइट या इतना से अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरथर्मिया के अंदर हम लोग जानते हैं, मतलब अति ताप कहते हैं, ठीक है। जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट या इससे कम हो जाता है तो इसे अल्पताप कहते हैं, यानी बॉडी का तापमान कम होना कहते हैं, ठीक है। सूखी एवं गर्म त्वचा, ड्राई एवं वार्म, सिर दर्द, अत्यधिक पसीना, हृदय एवं श्वसन दर बढ़ना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जैसे ही किसी को तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यानी हाइपरथर्मिया हो जाता है, तो उसका त्वचा जो है ड्राइनेस हो जाता है, समझ गए, स्किन वार्म सूखी हो जाती है, और सिर दर्द हेडेक होने लगता है, अत्यधिक पसीना आने लगता है, एक्सेसिव स्वीटिंग होने लगता है, हृदय और श्वसन दर बढ़ जाते हैं। यह इसके प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली देखते भी होइएगा कि जब तापमान बहुत ज़्यादा बॉडी का बढ़ जाता है, किसी व्यक्ति का हाई फीवर हो जाता है यानी हाइपरथर्मिया हो जाता है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है व्यक्ति का सांस जो है चलने लगता है, ठीक है। देखते होइएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बेचैन, बहुत ज़्यादा पसीना व्यक्ति के आने लगता है, समझ गए, सांस फूलने लगता है, तो वो अति ताप का ही कारण रहता है, समझ गए। अब इसमें होता है अल्प ताप होने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर शिवरिंग मतलब कँपकँपी आने लगता है, ठीक है, कँपकँपी आने लगता है, रक्तचाप हाई हो जाता है व्यक्ति का, क्योंकि बॉडी को जो है आपका हीट चाहिए, तापमान कमता है तो वहाँ पे हमारा बॉडी रेगुलेशन का काम करता है, तापमान को नियमन करने का, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई होने से जो है वह बॉडी को मेंटेन बना के रखना चाहता है टेम्परेचर को, इसीलिए हाई हो जाता है। हृदय दर जो है आपका तीव्र हृदय दर हो जाएगा, तीव्र श्वसन भी हो जाएगा, रक्त वाहिका में कंट्रैक्शन आने लगेगा आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं अल्पताप के, ठीक है। यह ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देता है। हाइपरथर्मिया में व्यक्ति के जो है क्या होता है, तापमान बढ़ने से यह हीट लॉस के विधियों को बढ़ावा देता है। यहाँ पे हीट लॉस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हीट प्रोडक्शन होना चाहिए। अल्प ताप है तो व्यक्ति को तापमान चाहिए, तो यह ऊष्मा उत्पादन को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसमें रोगी को शीतल यानी कूल करने का प्रबंध किया जाता है, समझ गए, जिसके लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह किया जाता है, समझ गए। और इसमें रोगी को गर्म करने का जो है प्रबंध किए करते हैं, जिसके लिए आप जो है गर्म कैसे करेंगे इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको अति ताप और अल्प ताप के बीच में अंतर बता दिया। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे है आपका, कहता है टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया में अंतर बताएं। माय डियर, टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया में अंतर कहने का मतलब है कि टेकी मतलब होता है तीव्र और ब्रेडी मतलब होता है मंद, समझ गए, और कार्डिया के मतलब ही होता है हृदय, समझ गए। तो अगर किसी व्यक्ति का नाड़ी दर 100 बीट्स पर मिनट से अधिक हो जाए तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, समझ गए। और अगर जबकि हमको कितना चाहिए, 70 से 72 रहता है नॉर्मल पर मिनट, इतना अगर हृदय धड़कन है तो नॉर्मल माना जाता है। 80 तक भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि 85 तक भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यह 100 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है, और फिर यह टेकीकार्डिया कहलाता है, समझ गए। और मंद का मतलब, मंद नाड़ी दर का मतलब होता है कि 60 पर मिनट बीट्स से अगर कम जाता है तो वह मंद नाड़ी दर यानी ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, ओके।
ज्वर या घेंघा बीमारियों में टेकीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। मीन्स बुखार में, घेंघा रोग में टेकीकार्डिया की स्थिति जो है पाई जाती है। ठीक है। मस्तिष्क की बीमारी, जहर पॉइजनिंग, हृदय ग्रस्त रोगी में ब्रेडीकार्डिया की स्थिति होती है। जो व्यक्ति मस्तिष्क का किसी को बीमारी हो, कोई पॉइजन ले लिया हो, हृदय से ग्रसित मरीज हो, तो उसको ब्रेडीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। समझ गए। तो ये दोनों का कहाँ पाया जाता है वो भी बता दिए, कितना कब कहते हैं ये भी बता दिए। आगे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। आगे अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन की क्या मतलब है, अंतर बताना है। यानी गर्म प्रयोग और शीतल प्रयोग। आप लोग जानते हैं शीतल प्रयोग का मतलब होता है कि ठंडा चीज़ देना, जैसे पानी को कॉटन से भिगाकर, ठंडे पानी को कॉटन में भिगाकर सेकाई करना या शरीर को पोंछना, वो शीतल प्रयोग, या बर्फ़ के टुकड़े से सेकाई करना, तो शीतल प्रयोग। गर्म प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे गर्म पानी को गर्म कर ले, उसमें कॉटन भिगाकर उससे सेदाई करना। ठीक है। या फिर कोई ऐसे चीज़ों का अप्लाई करना, जैसे सेकाई करना मशीन से, गर्म टेम्परेचर से सेकाई करना, तो गर्म प्रयोग हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब गर्म प्रयोग क्या करता है, यह वेसल, ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगता है। तो गर्म प्रयोग जो है फैला देता है। जैसे ही आप ठंडा में देखते होइएगा, बॉडी आपका एकदम शिथिल पड़ जाता है, बॉडी उतना जो है सही से काम करने लायक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स सब होता है उसमें कंट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी मिलता है, आग मिलता है, तो आपका बॉडी फरफराने लगता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि जो गर्मी पाते ही आपका ब्लड वेसल्स फैलने लगता है, जिससे आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। तो गर्म प्रयोग रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। शीतल प्रयोग रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, सिकुड़ाता है। कैपिलरी की प्रागम्यता यानी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है गर्म प्रयोग से। ठीक है। और कैपिलरी की प्रागम्यता जो है घट जाती है। यानी शीत एप्लीकेशन में, शीत प्रयोग में कैपिलरी का प्रागम्यता भी घट जाता है और इसका प्रागम्यता भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म भी गर्म होने से बढ़ता है। समझ गए। हॉट एप्लीकेशन से मेटाबॉलिज्म का दर भी बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे चपाचे यानी मेटाबॉलिज्म घटती है। ठीक है। रक्त की वेस्कोसिटी घटाती है यहाँ पे, जबकि यह रक्त के वेस्कोसिटी बढ़ाती है। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो रक्त के जो वेस्कोसिटी वाला बात होगा ना, उसी में उल्टा होगा, बाकी सब में इसमें बढ़ेगा। समझ गए, सब बढ़ेगा, बस इसमें रक्त वेस्कोसिटी सिर्फ घटेगा, और यहाँ पे रक्त वेस्कोसिटी बढ़ेगा, बाकी सब जो है घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। रक्त बहाव को बढ़ाती है, रक्त संचरण को घटाती है। लसिका बहाव को बढ़ाती है, लसिका बहाव को घटाती है। ठीक है। तो बस आपको विस्कोसिटी में उल्टा याद रखना है कि इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा। बाकी प्रागम्यता हो गया, चपाचय हो गया, बहाव हो गया, लसिका बहाव हो गया, ये सब बढ़ेगा ही। ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अब बाकी गर्म और ठंडा प्रयोग इसलिए दिया जाता है सूजन उजन, दर्द उर्द को कम करने के लिए। समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है समवर्ती कीटाणुनाशन, कनकरेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल कीटाणुशोधन यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो आपके पास जो है दो चीज़ें हैं। समझ गए। एक है समवर्ती कीटाणुशोधन और एक है टर्मिनल कीटाणुशोधन। मीन्स एक है कनकरेंट डिसइंफेक्शन और एक है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। समझ गए। तो दोनों के बीच में अंतर बताना है। चलिए, अंतर को देख लीजिए। इस प्रकार का कीटाणु शोधन तब किया जाता है जब संक्रमित रोगी से कुछ स्राव हो। माय डियर, समवर्ती कीटाणु शोधन का मतलब होता है कि इस प्रकार का कीटाणु शोधन का मतलब समझ रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों को साफ करना, हटाना। समझ गए ना। जैसे मान गए कोई मुंह से बलगम निकल गया, कोई संक्रमित व्यक्ति है टीबी वाला, तो उसके मुंह से बलगम निकल गया, तो उसको साफ करना है, तो उसको साफ कर किया जाएगा, तो वही जो है कंकरेंट डिसइंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। टर्मिनल डिसइंफेक्ट का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब रोगी की मृत्यु हो गई हो या वह यूनिट से छुट्टी हो गई हो। यहाँ पे समवर्ती में जो होता है, यहाँ पे मरीज होता है। ठीक है। लेकिन टर्मिनल वाला में मरीज यहाँ पे बेड पे नहीं होता। जैसे मानिए अस्पताल में बेड है। ठीक है। ए नंबर का ये बेड है। ठीक है। ए बी नंबर का बेड है। समझ गए। ए नंबर बेड पर कोई मरीज भर्ती था, उसको जो है नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, चला गया। ठीक है। या फिर हो सकता है मृत्यु भी हो गया, नहीं ठीक हुआ, मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद उसका बॉडी चला गया। तो जब तक इस ए वाले बेड को सही से कीटाणु नाशन नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर किसी दूसरे मरीज को नहीं डाला जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि अस्पताल में तो वही बेड सब है, रिपीटेड होते रहता है, उसी बेड पर पेशेंट सब आते रहता है, लेकिन उस बेड को तो साफ किया जाता है ना, उसे कीटाणु नाश किया जाएगा। तो अगर मरीज है, ठीक है, अगर मरीज है तो कंकरेंट डिसइंफेक्शन होगा। अगर मरीज नहीं है, बेड पर चला गया है, छुट्टी हो गया या डेथ हो गया है, बेड खाली करके चला गया है, तो उस दौरान जो कीटाणु नाशन किया जाएगा उस बेड का, वह टर्मिनल डिसइंफेक्शन होगा। समझ गए।
यह प्रक्रिया प्रतिदिन की जाती है, चूँकि यहाँ पे पेशेंट होते हैं तो यह प्रतिदिन किया जाता है। यह प्रक्रिया रोगी के जाने के बाद अंत में की जाती है, क्योंकि जैसे ही रोगी चला जाता है या उसका डेड बॉडी चला जाता है तो यह टर्मिनल डिसइंफेक्शन किया जाता है, समझ गए? ताकि कोई और नए पेशेंट आकर यहाँ पे आराम से अपना जगह ले सके इस बेड पर, ठीक है? यह प्रक्रिया सभी स्थानों पर की जाती है, जैसे आईसीयू में, आइसोलेशन वार्ड में। अब आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में संक्रमण के लिए जो काम किया जाता है, डेली वाइज पर साफ सुथरा जो है किया जाता है विभिन्न प्रकार के द्रव के इस्तेमाल करके। यह प्रक्रिया मुख्यतः आइसोलेशन वार्ड में की जाती है, क्योंकि वहाँ पे संक्रमित रोगी भर्ती होता है, समझ गए? तो ये जो है टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है, समझ गए? इस प्रक्रिया में संक्रमित वस्तुओं को विसंक्रमण के लिए भेज दिया जाता है एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे जैसे पेशेंट का डेली डेली देखते होइएगा चादर बेडशीट ये सब जो है क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और जो अनावश्यक होता है उसे जला दिया जाता है, तो ये कॉन्करेंट हो जाता है। इसमें डिसइंफेक्ट के लिए मुख्यतः ध्रुवीकरण फमीगेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे बेड को पूर्णतः जो है सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। यह डिसइंफेक्ट भागों पार्टों में किया जाता है एक एक करके। यह डिसइंफेक्ट संपूर्ण रूप से किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मरीज नहीं रहता है, तो पूर्ण तरीक़ा से क्लीन किया जाता है, ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव वहाँ पे मौजूद न रहे, संक्रमण का अंश न रहे, ताकि कोई नए मरीज आए तो उसे फैल जाए, समझ गए? तो इसीलिए इसे संपूर्ण किया जाता है, इसे पार्टों में, भागों में किया जाता है, ठीक है? तो यह आपका कॉन्करेंट हो गया, यह टर्मिनल डिसइंफेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आगे चलिए, फिर से आगे कुछ इंपॉर्टेंट है उसे दिखाते हैं, ठीक है? आगे चलिए। अब यहाँ पे आपके सामने में है, देख लीजिए, कहता है कैथेडर और राइल्स ट्यूब में अंतर बताना है। क्या करना है? कैथेडर में और राइल्स ट्यूब में अंतर बताना है। कैथेडर का मतलब होता है, कैथेडर एक लचीली ट्यूब होती है, समझ गए? जिसे शरीर के छिद्रों में प्रवेश कराया जाता है, जैसे मूत्राशय में प्रवेश कराकर मूत्र त्याग करवाना। तो कैथेडर माय डियर एक नली टाइप से ट्यूब होती है, जो बिल्कुल लचीली होती है, और इसका काम होता है कि शरीर के छिद्रों कैविटी में प्रवेश कराना, जैसे मूत्राशय में प्रवेश कराकर मूत्र को त्याग करवाना, समझ गए? तो ये हो गया कैथेडर। राइल्स ट्यूब का मतलब होता है कि राइल्स ट्यूब रोगी के नाक के रास्ते जो है आमाशय तक जाती है, वह रोगी को पोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसे नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं। तो माय डियर जो राइल्स ट्यूब होती है उसमें मरीज के भी, इसमें भी एक ट्यूब का इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट ट्यूब, लचीला ट्यूब का, जो नाक के रास्ते से होते हुए पेट तक जो है जाता है। इसका काम होता है कि अगर कोई मुँह से अपना पोषण नहीं ले रहा है तो उसे इस पाइप के द्वारा जो है फल के जूस हो गया, दाल के पानी हो गया, ये सब जो है उसे दिया जाता है, और इसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं। तो दोनों का अंतर समझ गए? आगे चलिए। आगे सामने है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है सैंड बैग और बेड ब्लॉक्स का क्या अंतर होता है। सैंड बैग का इसका उपयोग रोगी के शरीर के किसी भाग को स्थिर करने या गतिहीन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सैंड बैग का उपयोग मैंने आपको पढ़ाया कि सैंड बैग में होता है कि जैसे यह एक थैला है, समझ गए? इसमें जो है बालू भरा रहता है, सैंड भरा रहता है, और अगर किसी को पैर में मोच आ गया है, स्ट्रेन गतिहीन करना है, पैर में चोट लग गया है, तो इसमें पैर में, इस पॉलीथीन में पैर को डालकर बालू से भर दिया जाता है, जिससे यह वजनदार हो जाता है, जिससे पैर इधर उधर नहीं हिलता है, गतिहीन हो जाता है, और वो उससे जो है व्यक्ति को आराम मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ को समझ गए? ठीक है, आगे चलिए। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए? आगे चलिए। अब ये चीज़ें तो हो गया क्लियर। अब आता है ट्रेकिया और ब्रेडिकार्डिया, आप लोग को समझा ही दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर है, रेक्टल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब क्या होता है? शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पारे के माध्यम से टेम्परेचर को नापा जाता है, ठीक है? इसका उपयोग गुदा मार्ग से तापमान लेने में किया जाता है। तो यह रेक्टल थर्मामीटर, यह क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो बॉडी के मापने में काम आता है शरीर के तापमान को, वह क्लिनिकल थर्मामीटर है। रेक्टल थर्मामीटर इसका जो है गुद्दा मार्ग से तापमान लेने में काम आता है, समझ गए? तो ये हो गया आपका। आगे चलिए। अब आगे यहाँ पे है, कहता है डॉक्टर और नर्स में क्या अंतर है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोगियों का इलाज करने का शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो, जो डिग्री धारी हो, वह डॉक्टर होता है, समझ गए? नर्स उसे कहते हैं जो रोगी के देखभाल के लिए नर्सिंग डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति को नर्स कहते हैं। तो माय डियर, डॉक्टर का अंतर यही होता है, डॉक्टर में यही अंतर होता है, ठीक है ना? तो डॉक्टर जो है, हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो माय डियर डॉक्टर वो होता है जिसे व्यक्ति को रोगी के देखने का जो है इलाज करने का शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो, डिग्री प्राप्त हो, समझ गए? नर्स वो होती है जो रोगी को, समझ गए, जो रोगी को क्या करता है, जो आपके रोगी को देखभाल करने में नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होता है, समझ गए? आइस कैप और आइस कैलर का क्या अंतर होता है? आइस कैप का मतलब होता है कोल्ड क्रैम्प्स के लिए, ठीक है ना? कोल्ड
कोल्ड कंप्रेशन के लिए छोटे बर्फ़ के टुकड़े व नमक से भरा एक छोटा रबर का बैग आइस कैप कहलाता है। ठीक है, तो आइस कैप का मतलब होता है कि एक छोटा जो है रबर का बैग होता है जिसमें आपके आइस बैग और नमक के जो है टुकड़े जो है उसमें भरे होते हैं बैग में। ठीक है, आइस कॉलर उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए रोगी के शरीर के सतहों पर शीतल प्रयोग के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइस कॉलर भी जो है आपका एक प्रकार के थैला होता है जिसमें जो है आपके क्या होता है कि आपके टुकड़ा ही जो है बर्फ़ का भरा रहता है। इसमें रोगी के बॉडी के सतह पर शीतल प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है आइस कॉलर का। समझ गए? आगे है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया और ओलिगुरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है अधिक मूत्र त्यागना। पॉली का मतलब क्या होता है बहुत, और यूरिया का मतलब यूरिया मतलब मूत्र का अधिक त्याग पॉलीयूरिया। ओलिगुरिया का मतलब होता है कि कम त्याग, यानी मूत्र का बहुत थोड़ी मात्रा में बनना ही या त्यागना जो है ओलिगुरिया होता है। ठीक है, आगे है माय डियर हेमेटमेसिस और जो है हेमेटमोसिस और हेमोप्टेसिस, ये तो बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, कहता है स्पंज बाथ और सिज बाथ में क्या अंतर है। स्पंज बाथ बिस्तर पर ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बाथ स्पंज बाथ कहलाता है। कोई व्यक्ति को बिस्तर पर जो बिस्तर से उठ सकने वाला ना हो, समझ गए, तो उसको बिस्तर पर ही जो है कॉटन कपड़ा भिगोकर उसके देह हाथ को साफ किया जाता है, तो वही जो है बिस्तर स्नान यानी स्पंज बाथ कहते हैं। सिज बाथ टब में गर्म पानी भरकर बैठाकर पेरिनियल क्षेत्र की सिकाई की जाती है। इसका उपयोग हेमोरॉयड भगंदर कमर दर्द आदि के रोगों में किया जाता है, तो सिर दर्द होता है, सॉरी सीज बात होता है। ओके, एपनिया है डिस्पेनिया है। जैसे ही पिनिया पिनिया की बात आ जाएगा श्वसन वाला बात होगा। ठीक है, तो एपनिया का मतलब होता है श्वसन की कंप्लीट यानी पूरी तरह रुक जाना। डिस्पेनिया का मतलब होता है कि श्वसन लेने में कठिनाई होना, डिफिकल्ट इन ब्रेनिंग। डी फॉर डिफिकल्ट और डी फॉर पिनिया रहेगा, तो समझ जाइएगा श्वसन में कठिनाई को डिस्पेनिया, और ए फॉर ऑब्सेंस और पिनिया मतलब श्वसन के अनुपस्थिति। तो सब चीज़ समझ गए, आगे चलिए। यहाँ पे है आपका, कहता है इरिगेशन और स्टिलेशन में क्या अंतर है। माय डियर, इरिगेशन और स्टिलेशन में क्या अंतर है। तो इरिगेशन इसमें शरीर के किसी भाग को तरल पदार्थों से फ्लैश यानी तेज बहाव से धोना जो है क्या कहता है, इरिगेशन कहलाता है। समझ गए, जैसे मूत्राशय को धोना, समझ गए, जैसे भैजीना को वाश करना, भैजीना को संक्रमण अगर है तो उसको संक्रमण मुक्त करने के लिए भैजीना को धोया जाता है, तो वही कहता है इरिगेशन के मतलब होता है कि किसी तरल पदार्थों को तेजी से फ्लैक्स करना, तेजी बहाव से धोना ही जो है इरिगेशन कहलाता है। इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि इसमें तरल पदार्थ या दवाई को शरीर के किसी भाग या छिद्र में बूंद बूंद करके डालते हैं, तो वही जो है इंस्टिलेशन होता है। जैसे आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ये सब जो है बूंद बूंद करके जो डालते हैं ना, तो जिस भी गुहा छिद्र में बूंद बूंद करके डालते हैं वह इंस्टिलेशन होता है। ये दवाई डालने का एक प्रकार के माध्यम है। ठीक है, ये हो ही गया है आपका हिमोटपेसिस और हिमेटमेसिस हो ही गया है, अभी बता ही दिए हैं ऊपर। अब एक आता है यहाँ पे लास्ट है, एक है आपका हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। ठीक है, और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइसेमिया तो जी फॉर ग्लूकोज और जी फॉर ग्लाइसेमिया, तो समझ जाइएगा जहाँ भी हाइपर ग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यह ग्लूकोज की बात कर रहा है ज़्यादा और यह कम ग्लूकोज की। ठीक है, तो बॉडी में अगर ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है तो उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं, और अगर बॉडी में ग्लूकोज की स्तर निम्न हो जाती है, कम जाती है, तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। समझ गए, आसान सी बात है। एक है एस्टोमेटाइटिस और एक है गैस्ट्राइटिस, दोनों में अंतर बताना है। तो एस्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुंह एवं ओठों का इन्फ्लामेशन प्रदाह को एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, यानी मुंह के ओठों के संक्रमण को, मुंह या ओठों के प्रदाह को जो है हम लोग एस्टोमेटाइटिस कहते हैं। जबकि अमाशय का जो अंदर का जो झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसका प्रदाह गैस्ट्राइटिस कहलाता है। ठीक है, तो अमाशय के श्लेष्मक झिल्ली के प्रदाह को गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जबकि मुंह और ओठों के प्रदाह को गैस्ट्राइटिस एस्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैंने आज आपको जो है डिफरेंस बता दिया। ठीक है, बस आपका काम है कि इसे पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। पीडीएफ